तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ट्रेन की कंट्रोल पैनल पर अजीब आवाज़ों के साथ शुरू हुआ यह सफ़र जल्द ही एक खौफनाक यात्रा में बदल जाता है। एक रहस्यमयी परछाई इंजन के दरवाजे के पास खड़ी होती है, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ। जब दरवाज़ा अचानक खुलता है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है, तो एक अदृश्य ताकत ट्रेन को अपने कब्जे में ले लेती है। यात्रियों के बीच हड़कंप मच जाता है और महेश की चीखें डर से भर जाती हैं। ट्रेन के बाहर एक और भयानक परछाई की मौजूदगी और इंजन में खटखट की आवाज़ें इस रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं रघुवीर सिंह, राजस्थान में एक ट्रेन ड्राइवर हूँ। ये बात करीबन 2003 की है, जब मैं जोधपुर से जयपुर की एक नाइट ट्रेन चला रहा था। उस रात कुछ अजीब सा सन्नाटा था, शायद बारिश होने वाली थी। ट्रेन लगभग आधी रात के वक्त मरुस्थली इलाके से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत और पहाड़ ही दिखते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम फ्लोदी स्टेशन से आगे बढ़े, कुछ अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले मैंने ट्रेन के इंजन के पास किसी की परछाई देखी। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, क्योंकि इतनी रात को और इस सुनसान इलाके में कोई क्यों होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई प्लेटफॉर्म पर छूट गया हो, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो परछाई इंजन के ठीक सामने खड़ी थी, जैसे किसी ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की हो। मैंने घबराकर ट्रेन की स्पीड कम की और उस परछाई को ध्यान से देखा। वो धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन धीरे हो रही थी, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो परछाई अब और साफ दिखने लगी थी, लेकिन उसकी शक्ल अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं थे। उसकी चाल भी साधारण इंसानों जैसी नहीं थी। वो बिना हिले डुले सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी बगल में बैठे गार्ड महेश को जगाया। वो भी पहले हड़बड़ाया, फिर मेरी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने उसे परछाई की ओर इशारा किया। महेश ने जब बाहर झांका तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर मुझसे कहा, भाई ये क्या है? हमें ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए। अब तक वो परछाई इंजन के बहुत करीब आ चुकी थी। उसके लंबे काले बाल और सफ़ेद कपड़े साफ दिखाई देने लगे थे, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई दिख रही थी। मैं और महेश दोनों पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे। हमने फैसला किया कि ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे और यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। मैंने पूरी ताकत से ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आत्मा कांप उठी। ट्रेन की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरे इंजन में अंधेरा छा गया और अब सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर का सन्नाटा सुनाई दे रहा था। महेश ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं रघु। तभी ट्रेन के कंट्रोल पैनल पर अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी ने उस पर जोर जोर से दस्तक दी हो। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही परछाई अब इंजन के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके हाथ दरवाजे पर रखे हुए थे, जैसे वो हमें अंदर आने के लिए इशारा कर रही हो। हम दोनों ने दरवाज़ा बंद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा जैसे ही खुला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस परछाई का चेहरा अब और भी साफ दिखने लगा। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जिसमें कोई पुतलियां नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे हमारी आत्मा में घूर रही हो। महेश ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और हकलाते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं है रघु। मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए ट्रेन की गति और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन मानो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने लीवर खींचा, इंजन से तेज आवाज आई, लेकिन स्पीड बढ़ने के बजाय ट्रेन धीमी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने ट्रेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी परछाई ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, एक ऐसी आवाज़ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, न ही किसी इंसान से, न ही किसी जानवर से। वो धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि हमारे शरीर जड़ हो गए और डर हमारे दिलों पर हावी हो गया। महेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एक झटके में फिर से खुल गया और अब वो परछाई इंजन के अंदर आ चुकी थी। उसने अपने ठंडे नीले हाथ से महेश का कंधा पकड़ा। महेश चीखने लगा, रघु इसे हटाओ मुझसे। मैंने पूरी ताकत से महेश को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे कोई जकड़न थी। वो परछाई अब और करीब आ गई थी। उसकी लंबी उंगलियां महेश के गर्दन की ओर बढ़ रही थीं। महेश की आंखों में अब मौत का डर साफ दिख रहा था और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई। मैं और महेश दोनों जमीन पर गिर पड़े। इंजन की लाइट्स वापस जल उठीं और वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। महेश बुरी तरह कांप रहा था
और मैं खुद हैरान था कि ये सब क्या हो रहा था। ट्रेन के रुकने का कारण समझने के लिए मैंने बाहर झांका। ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं था। घना अंधेरा और सूनी रात ने माहौल को और डरावना बना दिया था। ट्रेन के बाकी यात्रियों में हलचल हो रही थी, लेकिन उन्हें इस भयानक घटना का कोई अंदाजा नहीं था जो हम पर बीत चुकी थी। तभी मेरी नज़र ट्रेन की पटरियों के किनारे किसी और परछाई पर पड़ी। यह वही परछाई नहीं थी जो हमने पहले देखी थी, बल्कि कुछ और था, कुछ और भी भयावह। वो परछाई पटरियों के साथ साथ धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। महेश ने कांपते हुए मेरी ओर देखा और बोला, रघु, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह, ये सही नहीं है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने काम किया और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन फिर से चल पड़ी, मैंने महसूस किया कि अब कुछ और भी गलत था। हमारी हरकतों पर कोई नज़र रख रहा था और वो हमसे पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरी आंखें लगातार उस परछाई को तलाश रही थीं। महेश बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बार बार मुझसे कह रहा था, रघु, ये जगह छोड़नी होगी। ये जो भी है, ये हमसे खेल रहा है। मैं भी अंदर से सहमत था, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन अब किसी सुनसान रास्ते पर थी। चारों ओर अंधेरा और सिर्फ इंजन की आवाज़। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और ट्रेन को ध्यान से चलाने में लगा रहा, लेकिन अंदर से मेरे मन में डर और घबराहट का माहौल था। तभी अचानक इंजन के बाहर कुछ तेज आवाज़ हुई, जैसे कोई भारी चीज़ ट्रेन से टकराई हो। मैंने घबराकर इंजन की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पटरियों के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी बनावट वैसी ही अजीब थी जैसी उस परछाई की थी। वो आदमी ट्रेन के बराबर बराबर चलता जा रहा था, बिना हिले, बिना थके, जैसे ट्रेन की गति उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। महेश ने भी उसे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझसे कहा, रघु, ये वही है, वही परछाई का रूप। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था और मैं खुद भी घबरा गया था। मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गति उतनी ही बनी रही। इंजन में कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे कुछ रोक रहा हो। उस आदमी ने अब अपना चेहरा हमारी ओर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बिना किसी पुतली के, और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान नहीं, बल्कि किसी और बड़े अनजाने भय का इशारा लग रही थी। तभी ट्रेन में फिर से एक जोरदार झटका लगा। हमें लगा जैसे ट्रेन किसी चीज़ से टकरा गई हो, लेकिन पटरियों पर कुछ नहीं था। पूरी ट्रेन कांप गई और सभी डिब्बों से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगीं। यात्रियों को लगा कि कोई हादसा हो गया है, लेकिन असल में जो हो रहा था वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक था। महेश ने इंजन से बाहर कूदने का फैसला कर लिया। उसने मुझसे कहा, रघु, हमें भागना होगा। ये ट्रेन अब सुरक्षित नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमें मार डालेगा। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन अंदर से मुझे भी लगा कि शायद यही सही रास्ता है। जैसे ही महेश ने इंजन का दरवाज़ा खोला और कूदने की तैयारी की, वो आदमी अचानक इंजन के ठीक सामने आ गया। उसने महेश की ओर घूरते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। महेश बुरी तरह से डर गया और वापस इंजन के अंदर गिर पड़ा। मैं भागकर उसके पास गया, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो सहन नहीं कर पाया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो बस बड़बड़ाता रहा, वो आ गया, वो आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। ट्रेन अब पूरी तरह से रुक गई थी और इंजन के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हम दोनों को महसूस हो रही थी। इंजन के चारों ओर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया हो। अचानक इंजन के अंदर फिर से खटखट की आवाज़ें शुरू हो गईं। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो उसे फिर से वो परछाई दिखी जो पहले दिखी थी। अब वो और भी करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों से कोई भी भाव गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ बताने या दिखाने आई हो। महेश अब पूरी तरह से बेसुध था और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने मन में सोचा, क्या ये कोई प्राचीन आत्मा है या फिर ये कोई ऐसा इलाका है जहाँ कुछ बुरी ताकतें रहती हैं। लेकिन जितना मैं सोचने की कोशिश करता, उतनी ही मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक इंजन के बाहर एक और झटका लगा। मैं खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि ट्रेन की लाइट्स फिर से बंद हो गईं। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था और हम दोनों इंजन के अंदर फंसे हुए थे। इंजन के अंदर अंधेरा छा गया और अब सिर्फ हमारी घबराई हुई सांसों की आवाज़ें रह गई थी। महेश अब भी इंजन के फर्श पर बेसुध पड़ा था और मैं उसकी तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसका चेहरा एकदम पसीने से तर था और उसकी आंखें अब भी खोई हुई थीं। मैंने उसके कंधे को हिलाया, महेश उठो, हमें कुछ करना होगा। लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाहर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। इंजन के चारों तरफ की हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी
जैसे हम किसी भयानक बर्फीली दुनिया में आ गए हों। मेरे हाथों और चेहरे पर भी ठंड का असर महसूस हो रहा था। फिर मुझे लगा कि कोई हमारी ट्रेन के आसपास घूम रहा है। कभी इंजन के दाएं तरफ से, कभी बाईं तरफ से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने दरवाजे की ओर देखा, जो अब भी खुला था। बाहर कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, बस गहरा अंधकार। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला, मेरी नज़रें सीधी पटरियों के पास पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। पहले तो मैं उस पर यकीन नहीं कर सका, लेकिन वो वहीं पर छाई थी। इस बार वो कुछ दूरी पर खड़ी थी, एकदम स्थिर। उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सफ़ेद आंखें अब मेरी ओर देख रही थीं। मेरे भीतर अजीब सा डर भर गया था। मैंने जल्दी से सिर वापस खिड़की के अंदर खींच लिया। बाहर अब कोई हलचल नहीं थी, सिवाय उस पर अच्छाई के। मैंने फैसला किया कि इंजन को फिर से चलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। मैं किसी भी तरह महेश को सुरक्षित जयपुर या पास के किसी स्टेशन तक पहुंचाना चाहता था। मैंने लीवर को खींचा, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन ने भी हार मान ली हो। अचानक महेश ने एक धीमी और कांपती हुई आवाज में कुछ कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुझे पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से सुना तो उसने कहा, रघु, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वो हमें जाने नहीं देगा। उसकी आवाज में एक डरावना यकीन था, मानो वो जानता हो कि अब जो कुछ भी हो रहा है उससे बचना नामुमकिन है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना था। मैंने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ निकाली। मेरी उम्मीदें जागी, लेकिन तभी बाहर से फिर से वही सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो ज़्यादा करीब थी। मैंने तेज़ी से खिड़की से बाहर देखा और इस बार मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वो परछाई अब इंजन के ठीक बगल में खड़ी थी और उसका चेहरा अब मेरे सामने था। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें गहरी गुफाओं जैसी थीं, होंठ सिले हुए थे और चेहरा विकृत था, जैसे किसी ने उसे जलाकर बिगाड़ दिया हो। उसके शरीर से उठती हुई ठंडक ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। वो मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं उसकी होठों की हरकत देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कौन है और ये हमसे क्या चाहती है। तभी इंजन के बाहर फिर से जोरदार झटका लगा और पूरी ट्रेन हिल गई। ट्रेन के डिब्बों से यात्रियों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हो। मैंने जल्दी से इंजन के अंदर के रेडियो से पास के स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आ रही थी। कोई संपर्क नहीं हो रहा था। महेश अब भी फर्श पर पड़ा था। उसकी हालत और बिगड़ रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और भय की झलक साफ दिख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक ट्रेन के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक दरवाज़ा अपने आप ही खुल चुका था। दरवाजे के सामने अब वही खौफनाक परछाई खड़ी थी और इस बार उसने अपना हाथ बढ़ाकर महेश की ओर इशारा किया। महेश ने एक जोरदार चीख मारी और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गया। मुझे अब एहसास हो गया था कि हमसे कुछ बहुत ही भयानक खेल खेला जा रहा था। महेश की चीख के बाद इंजन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे लगने लगा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह महेश को बचा लूं और इस ट्रेन को वापस चलाकर यहाँ से दूर निकल जाऊं। पर अब ट्रेन रुक चुकी थी और इंजन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बाहर का अंधेरा और ठंड और गहराते जा रहे थे और वो परछाई अब इंजन के दरवाजे पर खड़ी थी, महेश की ओर इशारा करती हुई। उसकी निगाहें अब मेरी तरफ मुड़ी और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वो मुझसे कुछ कह रही हो, पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे शरीर में अजीब सी सुन्नता महसूस होने लगी। हाथ पांव मानो बेजान हो रहे थे, लेकिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और इंजन के दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम जैसे भारी हो गया था। तभी इंजन के बाहर फिर से एक जोरदार झटका लगा और पूरी ट्रेन एक बार फिर से हिल गई। ये झटका पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। इंजन के बाहर कुछ टूटने की आवाजें आने लगीं और यात्रियों की चीखें अब और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन को कोई अदृश्य ताकत हिला रही हो। मैं डर के मारे खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे एहसास था कि कुछ बहुत बुरा हमारे करीब आ रहा है। महेश अब पूरी तरह बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मैंने जल्दी से इंजन के रेडियो से फिर से मदद की कोशिश की। इस बार भी वही स्टैटिक आवाज़ आई, लेकिन अचानक उस स्टैटिक में से एक धुंधली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ साफ नहीं थी, पर जैसे कोई कह रहा हो, भागो, जल्दी करो, ये रुकने वाला नहीं है। इससे पहले कि मैं उस आवाज़ पर और ध्यान देता, ट्रेन के बाहर किसी चीज़ के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रेन के सामने कुछ भारी चीज़ फेंकी हो। मैंने डरते डरते खिड़की से झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया।
ट्रेन की पटरियों के दोनों तरफ दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, एकदम स्थिर, बिना कोई हरकत किए। वो सब हमारी ट्रेन की ओर घूर रही थीं, जैसे हमें रोकने के लिए इंतजार कर रही हों। अब मुझे यकीन हो गया था कि हम सिर्फ किसी एक अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि किसी भयानक साजिश का शिकार हो रहे थे। महेश की हालत बिगड़ती जा रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी इंजन के सामने कुछ हलचल हुई। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बाहर झांका और मेरी नज़र सीधे उस आदमी पर पड़ी जो पहले पटरियों के किनारे दिखाई दिया था। वो अब ट्रेन के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो आदमी धीरे धीरे हमारी ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी और उसकी आंखें अब भी मेरे ऊपर जमी हुई थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन दरवाजे की तरफ से अचानक वही अजीब खटखटाहट सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, इंजन के अंदर की लाइट फिर से बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था और सिर्फ बाहर से आने वाली अजीब अजीब आवाज़ें रह गई थीं। मुझे लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर कोई और भी मौजूद है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में महेश की चीखें, इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर की परछाइयों की भयावहता सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। तभी अचानक इंजन के अंदर एक हल्की रोशनी जली और मेरी नजरें सीधे उस परछाई पर पड़ी जो पहले इंजन के दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार वो बिल्कुल मेरे सामने थी और उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और होंठ अब भी सिले हुए थे, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर पूरी तरह से जड़ हो चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पास आते ही मेरे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर बोलना शुरू कर दिया हो। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी आंखें अब भी उस परछाई पर जमी थीं और फिर उसने अचानक से अपनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने किसी तरह खुद को पीछे खींचा, लेकिन मेरे पैर मानो बंध गए थे। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे को छूने ही वाली थीं कि अचानक ट्रेन में फिर से एक जोरदार झटका लगा और वो परछाई गायब हो गई। इंजन के अंदर की लाइट्स फिर से जल उठीं। महेश अब भी बेहोश था और मैं पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ट्रेन के रेडियो से फिर से वही धुंधली आवाज आई, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, भागो, इसे रोको। लेकिन ट्रेन अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे खत्म होगा और क्या हम इस डरावनी रात से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। मैंने अपनी घबराहट को काबू में करने की कोशिश की और चारों ओर नजर दौड़ाई। इंजन की लाइटें वापस आ चुकी थीं, लेकिन जो कुछ हुआ था वो मेरे मन में गहरे डर की छाप छोड़ चुका था। महेश अब भी फर्श पर बेसुध पड़ा था और उसकी धीमी धीमी सांसें इस बात का संकेत थीं कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ करना था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस अजीब और खौफनाक हालात से कैसे निपटूं। रेडियो से आने वाली फुसफुसाहटों ने मेरे मन को और बेचैन कर दिया था। उस आवाज ने साफ कहा था, भागो, इसे रोको। पर मैं इसे कैसे रोक सकता था? मेरी ट्रेन रुक चुकी थी और सामने जो था वो इंसानी ताकतों से परे था। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को काबू में रखा। इस बार इंजन ने एक हल्की आवाज के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि मैं पूरी तरह लीवर खींच पाता, ट्रेन के चारों ओर फिर से वही अजीब सरसराहट की आवाजें शुरू हो गईं। बाहर की उन रहस्यमयी परछाइयों ने मानो हमें चारों ओर से घेर लिया था। मैंने खिड़की के बाहर देखा और ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि वो सब परछाइयां अब ट्रेन की तरफ बढ़ रही थीं। एक एक करके वो धीरे धीरे ट्रेन के पास आ रही थी। उनकी चाल एकदम धीमी और भयानक थी और उनकी कोई शक्ल या पहचान नहीं थी, बस अंधेरे में घुली हुई काली आकृतियां। मेरे मन में एक ही ख्याल चल रहा था, अगर ये सब ट्रेन के अंदर आ गईं तो क्या होगा। अचानक महेश के शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे से आंखें खोलीं और मुझे घूरते हुए बड़बड़ाने लगा, वो आ रहे हैं रघु, हमें बचना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा। उसकी आवाज़ में अब भी डर और असहायता साफ झलक रही थी। मैंने उसके शब्दों पर ध्यान दिया, लेकिन मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, कहाँ जाएं? ट्रेन के बाहर तो और भी खतरनाक माहौल था। तभी ट्रेन के अगले हिस्से से एक तेज धातु की आवाज़ आई, जैसे किसी ने जोर से इंजन के दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं चौंक कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिखा। यह आवाज़ अब और तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कुछ ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने महेश को धीरे धीरे उठाने की कोशिश की। वो अब भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी इंजन के पीछे के डिब्बों से भी चीख पुकार सुनाई देने लगी। यात्रियों में भगदड़ मच गई थी। सबको लग रहा था कि ट्रेन में कुछ अनहोनी हो रही है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था
कि असल में हम किन हालात से गुजर रहे थे। महेश ने थरथराती आवाज में कहा, रघु, हमें कूदना होगा, ये ट्रेन अब नहीं चलेगी, वो हमें यहाँ खत्म कर देंगे। उसकी बात सुनकर मैं और डर गया। क्या वाकई यहाँ से कूदना ही सही उपाय था? लेकिन ट्रेन के चारों ओर खड़ी वो परछाइयाँ अब और करीब आ चुकी थीं। उनका अंधेरा ट्रेन के अंदर तक फैल रहा था और उनके पास आते ही ठंडी हवा का झोंका पूरे इंजन में भर गया। मैंने एक आखिरी बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने पूरी तरह जवाब दे दिया। वो आवाज़ जो पहले धीमी धीमी फुसफुसा रही थी अब और तेज हो गई थी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। महेश ने एक बार फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। रघु, हमें कूदना ही होगा, हमें ये ट्रेन छोड़नी होगी। मैंने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। दरअसल अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैंने बाहर झांका। वो परछाइयाँ अब ट्रेन के बेहद करीब आ चुकी थीं और उनकी सर्द उपस्थिति मुझे अंदर तक कंपा रही थी। महेश अब मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन हमने किसी तरह इंजन का दरवाज़ा खोला और कूदने की तैयारी की। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर कूदने वाले थे, तभी पीछे से एक और जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन के अगले हिस्से में कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला था। वो परछाइयाँ अब ट्रेन के अंदर घुस चुकी थीं। उनकी आकृतियाँ इंजन के चारों ओर छा गई थीं और उनके बीच से अजीब से चेहरे उभरने लगे थे। हमने बिना वक्त गंवाए एक साथ कूद मारी। जमीन पर गिरते ही हमारे पैरों तले मरुस्थल की सख्त मिट्टी ने हमारे शरीरों को झटका दिया। महेश बुरी तरह गिरा था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और हम दोनों ट्रेन से दूर भागने लगे। ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी और उसके चारों ओर वो अजीब परछाइयाँ मंडरा रही थीं, मानो उन्हें ट्रेन के अंदर ही कुछ चाहिए था। भागते भागते हम दोनों थक चुके थे, लेकिन हम रुके नहीं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। अंधेरे में दौड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कहीं खत्म नहीं होने वाली दौड़ में फंसे हैं, जहां से कोई भाग नहीं सकता। हम दोनों ने ट्रेन से जितनी दूरी बना ली थी उतना ही अच्छा लग रहा था, लेकिन पीछे की वो परछाइयाँ अब भी हमारी यादों में थीं। हम लगातार दौड़ते जा रहे थे, पसीने में नहाए हुए, और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा जैसे सीने से बाहर कूद जाएंगी। महेश अब भी कांप रहा था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे संभाले रखा। हमारे चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा था जैसे उस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही बचे हों। मरुस्थल की सख्त जमीन पर दौड़ते हुए हर कदम भारी पड़ रहा था, लेकिन हम दोनों के मन में बस एक ही डर था, वो परछाइयाँ हमें फिर से पकड़ न लें। थोड़ी दूर भागने के बाद हम एक छोटे से टीले के पास पहुंचे। मैंने महेश को सहारा देकर बिठाया और खुद भी धूल मिट्टी से सनी जमीन पर गिर पड़ा। अब तक हमारे आसपास सिर्फ अंधेरा और एक हल्की सी ठंडी हवा थी, लेकिन ट्रेन की तरफ से आने वाली खौफनाक आवाज़ें अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थीं। हमने एक पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन दोनों के दिमाग में ये सवाल उमड़ रहा था कि ये सब क्या था। महेश अब भी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। मैं उसे देख रहा था, पर खुद मेरे मन में भी वही बेचैनी थी। थोड़ी देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चारों ओर की खामोशी को सुनते रहे। लेकिन ट्रेन से बहुत दूर होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वो परछाइयाँ अब भी हमारे आसपास थीं, अदृश्य होकर हमें देख रही थी। रघु, महेश ने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सब क्या था? वो परछाइयाँ, वो आदमी, ट्रेन के अंदर जो हुआ, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं खुद इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरा मन अब भी उसी भयानक मंजर में फंसा हुआ था जब हमने ट्रेन के दरवाजे पर उन रहस्यमयी आकृतियों को देखा था। मैं खुद से ही सवाल कर रहा था कि क्या ये किसी हादसे का परिणाम था? क्या हम किसी प्रेतात्मा से घिरे थे, या फिर ये कोई ऐसा इलाका था जहां अनहोनी घटनाएं होती थीं जिसके बारे में कोई नहीं जानता? मुझे नहीं पता महेश, मैंने कमजोर आवाज में कहा। जो कुछ भी था वो हमारे बस से बाहर था। हमें बस इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। महेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी साफ दिख रहा था। उसने फिर से आसपास नजर दौड़ाई, जैसे ये देखने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं वो परछाइयाँ फिर से हमारी ओर तो नहीं बढ़ रही। हम दोनों ने थोड़ी देर आराम किया और फिर तय किया कि किसी तरह पास के किसी गांव या स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ हैं, लेकिन मरुस्थलीय इलाके में इतना तो यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई छोटा सा गांव जरूर होगा। मैंने जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। वैसे भी इस इलाके में फ़ोन का नेटवर्क मिलना मुश्किल ही होता था। हमने धीरे धीरे फिर से चलना शुरू किया। इस बार हमारी चाल धीमी थी, लेकिन हम सतर्क थे। हर आवाज़, हर हलचल पर हमारी नज़रें टिकी हुई थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी अब डरावनी लग रही थी, जैसे वो भी हमें देख रहे हों। हवा अब शांत थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। चलते चलते हमें एक पगडंडी दिखाई दी जो दूर किसी ओर जाती हुई नजर आ रही थी। हमने सोचा कि शायद ये पगडंडी
किसी गांव की ओर जाती हो। बिना ज्यादा सोचे हम उसी दिशा में बढ़ने लगे। हमारे कदम धीमे थे, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलने की उम्मीद जागने लगी थी। रास्ते में महेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही डर था, मानो उसे लग रहा हो कि वो परछाइयां अब भी हमारा पीछा कर रही हैं। मैंने भी 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। मैंने महेश से कहा, महेश, हमें अब ये सब भूलना होगा। जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन महेश ने मेरी बात नहीं मानी। उसने धीमी आवाज में कहा, रघु, तुम नहीं समझ रहे। ये सपना नहीं था, ये कुछ और था। हम जिस जगह से गुजरे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि इस इलाके में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। शायद इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम बस चलते जा रहे थे और हर पल यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। पगडंडी पर चलते चलते हमें करीब आधे घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी गांव या बस्ती का कोई निशान नहीं दिखा। चारों तरफ अब भी वही वीरान मरुस्थल फैला हुआ था। मुझे एक पल को लगा कि हम कहीं खो गए हैं और ये रास्ता कहीं भी नहीं ले जाएगा। तभी दूर से हल्की रोशनी की झलक दिखाई दी। मैंने महेश की ओर देखा और इशारा किया, देखो, शायद वो कोई गांव है। महेश की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी और हम दोनों तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। करीब पहुंचने पर हमें एहसास हुआ कि वो एक ट्रक की हेडलाइट्स थी। ट्रक एक सुनसान सड़क पर खड़ा था और उसके पास कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। हमने राहत की सांस ली। ये लोग शायद किसी गांव के होंगे या किसी पास के स्टेशन तक जाने वाले। हम तेजी से उनके पास पहुंचे और एक आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या आप हमें किसी स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं? हमारी ट्रेन में कुछ दिक्कत हो गई थी। वो आदमी हमें घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चिंता झलक रही थी। उसने बिना कुछ कहे दूसरे आदमी की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, आप उस ट्रेन में थे? मैंने अजीब सी बेचैनी महसूस की। हाँ, हम उस ट्रेन में थे। क्यों? उस आदमी ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, वो ट्रेन कई सालों से बंद है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश ने घबराकर मेरी ओर देखा और मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। हम अभी उसी ट्रेन से आए हैं। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने धीरे से कहा, वो ट्रेन जिसमें आप थे वो सालों पहले एक भयानक हादसे का शिकार हो चुकी है और तब से कोई भी उस ट्रेन के बारे में बात नहीं करता। उस आदमी की बात सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मेरे कानों में उसकी कही बातें गूंजने लगीं। वो ट्रेन सालों पहले हादसे का शिकार हो चुकी है। मैंने महेश की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही डर और अविश्वास था। ये कैसे हो सकता था? हम अभी अभी उस ट्रेन से आए थे, उस पर चल रहे थे। उसकी खड़खड़ाहट, उसके अंदर की हर हरकत महसूस की थी। महेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम उस ट्रेन में थे। हमने उस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट और दहशत थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब तरह की गंभीरता थी। वो आदमी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं आप लोग सच कह रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि वो ट्रेन अब इस दुनिया में नहीं है। सालों पहले उसका एक भयानक हादसा हुआ था, उसी मरुस्थली इलाके में जहां आप लोगों ने उसे देखा। मेरे मन में अब सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। क्या हम किसी भूतिया ट्रेन में थे? क्या यह सब एक सपना था जो हमने देखा? लेकिन सब कुछ इतना असली लग रहा था कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी, मैंने खुद उस हादसे के बारे में सुना है। बहुत से लोग उस हादसे में मारे गए थे और उसके बाद से उस ट्रेन को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस इलाके में रात के समय अजीब अजीब चीजें होती हैं। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। महेश अब बुरी तरह हिल चुका था। उसने आदमी से पूछा, फिर हमें क्या हुआ था? हम उस ट्रेन में थे, हम दोनों ने उसे महसूस किया। वो आदमी थोड़ा पीछे हटकर अपने साथी की ओर देखने लगा और फिर गंभीर स्वर में बोला, कई बार कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय और वास्तविकता का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उन जगहों पर कुछ ना कुछ बुरा अटका हुआ है और वो अपने शिकार तलाशता रहता है। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी बात में अजीब तरह का सच्चाई का एहसास था जिसे नकारना मुश्किल हो रहा था। मैं और महेश अब पूरी तरह से हक्का बक्का खड़े थे। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी उस आदमी ने हमें एक सलाह दी, आप दोनों खुशकिस्मत हो कि बचकर निकल आए हो। इस इलाके में जो होता है उसे कोई समझ नहीं पाता, लेकिन बेहतर होगा कि आप यहाँ से दूर निकल जाओ। आगे का रास्ता पकड़ो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। हमने उसकी बात मानी और तुरंत ट्रक में बैठ गए। हमारे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन हमें इस जगह से दूर जाने की जल्दी थी। ट्रक के चलते ही हम मरुस्थल से बाहर की ओर बढ़ने लगे। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन वो खौफ जो ट्रेन के अंदर महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। महेश अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर
अब भी साफ झलक रहा था और मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे, आखिर ये सब क्या था। कुछ घंटों बाद हम पास के एक गांव पहुंचे। वहां का माहौल सामान्य था, लोग अपने काम में लगे हुए थे, बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं और गांव के लोग हमें अजीब निगाहों से देख रहे थे। हमने ट्रक से उतरते ही गांव वालों से पास के स्टेशन का पता पूछा। एक बूढ़े आदमी ने हमें दिशा बताई और हम पैदल उस ओर बढ़ने लगे। चलते चलते मैंने महेश से कहा, महेश, जो भी हुआ हमें अब उसे भूल जाना चाहिए। शायद ये सब हमारे समझ से बाहर की चीज़ें थीं, लेकिन हम दोनों बचकर निकल आए हैं। हमें इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। महेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी उस खौफनाक अनुभव की परछाइयां थीं, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। शायद तुम ठीक कह रहे हो रघु, हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं इस घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। स्टेशन पर पहुंचकर हमने टिकट लिया और एक दूसरी ट्रेन से जयपुर की ओर रवाना हुए। इस बार ट्रेन में सब कुछ सामान्य था। यात्रियों की आवाज़ें, ट्रेन की रफ्तार और बाहर का नज़ारा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन हमारे दिल में अब भी वो भयानक रात की यादें जिंदा थीं। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रहा था कि शायद इस दुनिया में कुछ रहस्यमयी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते। वो हमारे सामने घटती हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं होता। जयपुर पहुंचने पर हमने चैन की सांस ली। शहर की भीड़ भाड़ और रौनक देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में वापस आ गए हों। लेकिन मैं जानता था कि वो रात और वो भयानक अनुभव हमेशा हमारे जहन में बना रहेगा। महेश और मैं अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन उस दिन के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया। वो खौफनाक रात हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसे हम दोनों भूलने की कोशिश तो करते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रही। शायद वो ट्रेन और वो मरुस्थली इलाका अब भी वहाँ है, और शायद कोई और उस ट्रेन से गुजरेगा, लेकिन मैं अब वहाँ कभी वापस नहीं जाना चाहता था। उस रात ने हमें कुछ सिखाया था, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और शायद यही इस दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यात्मक सच्चाई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।